बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। पिछली वीडियो हमारी CPC का ऑर्डर 41 था। उसके स्टार्ट में मैंने ये लफ्ज़ कहा था कि आज की वीडियो आखिरी है, मगर जब मैं उसके 14 सेक्शन तक 14 रूल तक पहुंचा, 14 रूल तक पहुंचा, 41 ऑर्डर के रूल 14 तक पहुंचा, तो वो वीडियो 44 मिनट या शायद 46 मिनट की हो चुकी थी। ऑर्डर 41 इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बड़े से बड़ा जो प्रैक्टिस वाला वकील भी होता है ना, वो भी इस ऑर्डर को हाथ डालने से 100 मरतबा पहले सोचता है। मुझे नहीं पता एक स्टूडेंट का इतना जिगरा कैसे पैदा हो जाता है कि अभी वो स्टूडेंट लाइफ के अंदर है और वो ये कहता है कि मेरी एक वीडियो हो और मैं 41 जो ऑर्डर है उसको मैं कवर कर जाऊँ। नहीं मेरे भाई, अपने मुस्तकबिल से ना खेलो। आपके माँ बाप ने आप पे उम्मीदें लगाई हैं, आपकी अपनी उम्मीदें हैं, आपके रिश्तेदारों की उम्मीदें हैं, दोस्तों की उम्मीदें हैं। आप जिस वक्त अल्लाह ना करे लॉ गेट के अंदर एक नंबर से रह गए। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मुझे शदीद उसके लिए दुख हुआ और उसके लिए मैंने बहुत दुआ की। वो एक नंबर से रहा है। उसने कहा सर मेरे 49 नंबर आए हैं, मैं एक नंबर से रह गया हूँ। तो भाई रिस्क ना लो, घाटा मेरा नहीं होगा, मैं तो एक वीडियो बना के छोड़ दूंगा, मगर नुकसान किसका? आपका। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। मुझे अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ और उसके अंदर पूरी की पूरी मैं क्या नाम है पूरा टॉपिक पूरी किताब पढ़ा देता हूँ। मुझे ये चीज़ मैंने नहीं करनी। क्यों? मैं मुस्तकबिल से नहीं खेल सकता। मुझे अपने ज़मीर को जवाब देना है। मैं कोई पैसे लेकर नहीं कर रहा। मैंने अल्लाह के लिए शुरू किया, एक इंसानियत की खिदमत के लिए शुरू किया कि हाँ एक किसी का फ़ायदा हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे अल्लाह से डरना, मैंने अल्लाह को जवाब देना। मैं एक वीडियो में होता होगा मैं ज़रूर करूँगा एक वीडियो में। अब आने वाली जो वीडियो है वो सारी एक एक वीडियो है। आने वाली वीडियो, अब अगली जो वीडियो आएगी उस एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम पूरे के पूरे लीडिंग केस ख़त्म कर देंगे। उससे अगली वीडियो के अंदर पूरी एक वीडियो में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ख़त्म। उससे अगली वीडियो एक वीडियो के अंदर इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस ख़त्म। मगर हाँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर मुझे उस वीडियो में ये लगा कि नहीं मुझे 2 वीडियो बनानी चाहिए तो मैं 2 ज़रूर बनाऊँगा, मगर मेरे फुल कोशिश है कि एक एक वीडियो में टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो 41 ऑर्डर बहुत कीमती। आप इस पिछली वीडियो को, जो आज वीडियो है ना, इससे पिछली वीडियो को आप देखें, ऑर्डर 41 पार्ट 1 को आप देख लें और आप सिर्फ 14 जो रूल हैं उसमें ये देख लें हमने कितने पॉइंट आपको बताए हैं, कितने पॉइंट वहाँ से निकलते थे। अगर मैं ना बताता और वो पॉइंट पेपर में आ जाता और कोई बच्चे ने मेरी वीडियो देखी होती और वो फेल हो चुका होता मेरी वजह से, मैं कल को अपने ज़मीर को क्या जवाब देता कि तेरी वजह से फेल हुआ, तुझे पता भी था कि यहाँ से वीडियो जो तू स्किप कर रहा, अपनी पब्लिसिटी करना चाह रहा है कि ठीक है जी मेरी एक वीडियो आती है उसमें मैं पूरी किताब ख़त्म करवा देता हूँ। नहीं, ये कानून है, ये लॉ है, ये आम किताबें नहीं हैं। ठीक है, आप मेरे पता क्या करें, खानपुर के अंदर आप आएँ, दाऊद फोटो स्टेट के ऊपर चले जाएँ, मेरे MA इंग्लिश के नोट्स हैं वहाँ पर। ठीक है, MA बाकी तमाम MA के नोट्स हैं, आप सिर्फ MA इंग्लिश के नोट्स वहाँ पे उठा लें। मैंने 12 किताबों के ना सिर्फ 40 पेज बनाए हुए हैं। इतने से आप नोट्स याद कर लें, आपका पूरा MA हो जाएगा। MA पार्ट 1 के इतने से और MA पार्ट 2 के इतने से, क्योंकि वहाँ पे ये कानून चलता है, वहाँ पे ये ट्रिक चल जाती है। वो MA इंग्लिश है। वहाँ पर क्या कि चौसर को आप पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ चौसर के अंदर भी आ रही है, वो भी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन वहाँ पर भी आ रहा है, वहीं पे भी सिंबोलिज्म भी आ रही है, वहीं के ऊपर क्या नाम है जी उसके, क्या नाम है उनके मुतालिक जो है वो स्टायर आ रही है, अर्नी आ रही है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ रही है। वो बाकी मिल्टन में भी वही आएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो राइटर हैं उसके अंदर भी वही आएगा, मगर कानून में ये चीज़ नहीं है। तो मैं भाई यहाँ से आपके मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलूँगा, बहुत टाइम हो चुका। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं। हम आगे शुरू कर रहे हैं रूल जो है 15। रूल 15 के अंदर है हमारे पास कंटेंट ऑफ नोटिस। आपको लॉ गेट में रूल 15 में पूछेगा, ऑर्डर 41 के रूल 15 में पूछेगा कि आप ये बताएं कि जब रिस्पोंडेंट को, देखो पहले यहाँ पे ये क्लियर कर लो कि यहाँ पे 2 पार्टी होती हैं। मैंने अगर अपील दायर की, मैं अपील दायर कर रहा हूँ किसी ऑर्डर के खिलाफ, किसी डिक्री के खिलाफ, तो मैं कहलाऊँगा एपालांट। ठीक है, एपीलेंट या एपालांट कहलाता हूँ। दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एपीलेंट या एपालांट, दोनों लफ्ज़। MA इंग्लिश के अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो अगर आप उसमें चले जाएं क्या नाम है फोनेटिक्स के अंदर, तो फिर ये एपीलेंट बनता है, मगर उर्फ़ आम एपीलांट भी कहलाता है। एपीलांट भी कह सकते हैं, एपीलेंट भी कहते हैं। तो
आप क्या नाम है, तो मैं क्या हूँ, जो मैंने दायर की, मैं एपीलांट हूँ, ठीक है, और जो दूसरा शख्स है वो रिस्पोंडेंट बन जाएगा। अब आपको लॉ गैट में रूल 15 से मुतालिक ये कहेगा कि एक शख्स ने जो 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 रिस्पोंडेंट है उसके पास जब नोटिस जारी किया जाता है, लॉ गैट में क्या पूछेगा, जो रिस्पोंडेंट को, दूसरी पार्टी को जो नोटिस जारी किया जाता है उस नोटिस में क्या लिखा जाता है। आप कहेंगे लॉ गैट में कि उस नोटिस में ये लिखा होता है कि इस मुकर्रर डेट को अपील की हेयरिंग होनी है, अपील की सुनवाई होनी है, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाएगी। एक्स पार्टी डिक्री नहीं, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये वाली बात कही जाती है उसके अंदर। हमारा रूल 16 है राइट टू बिगिन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर ऑन हेयरिंग। अब अगर जो अपील है वो रिजेक्ट नहीं होती, अब वो अपील सुनाई के लिए जाएगी, तो आगे जो सुनाई के क्या प्रोसेस हम वो पढ़ रहे हैं। अब 16 से हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो प्रोसेस कि अपील रिजेक्ट नहीं होती, और क्या नाम है, अब आगे हम जाके ये देखें कि हाँ फिर क्या क्या हम आगे करेंगे। यानी अपील रिजेक्ट नहीं होती, हम आगे जाकर कौन कौन से प्रोसेस से गुजरेंगे वो ये पढ़ रहे हैं। 16 के अंदर आपसे है कि राइट टू बिगिन। आपसे लॉ गैट में पूछेगा अगर अपील खारिज ना हुई तब कोर्ट क्या करेगी। तो अगर अपील खारिज नहीं होती, मैंने अपील दर्ज कराई, मेरी अपील खारिज नहीं हुई, मंजूर हो गई, तो अब अदालत क्या करेगी। अदालत नोटिस जारी करेगी कि फ़लाँ डेट में मुकर्रर कर रही हूँ। आप लॉ गैट में कहेंगे नोटिस जारी करेगी और क्या कहेगी, मैं फ़लाँ डेट को मैंने अपील की हेयरिंग सुननी है। उस डेट को क्या करेगी, अपील की हेयरिंग सुनेगी, प्लस जो रिस्पोंडेंट पार्टी है, मुखालिफ पार्टी, उसको भी सुनेगी, मुझे भी सुनेगी और मुखालिफ पार्टी को भी सुनेगी। अब यहाँ पे लॉ गैट में आपसे सवाल पूछ सकता है, जब मुखालिफ पार्टी को सुनेगी, सुनने के बाद अब वो फैसला दे देगी, या जो एपीलांट है, मैंने अपील दायर की, मुझे सुना गया, मेरे बाद जिसके खिलाफ मैंने दायर की थी, वो शख्स जो बैठा उसके खिलाफ मैंने दायर की थी, उसको भी सुना गया। अब उसने कुछ ऐसी बातें कह दी, लॉ गैट में कहेगा जो रिस्पोंडेंट था उसने कोई ऐसी बातें कह दी जो नए ग्राउंड उठा दिए, तो क्या प्लेंटिफ को दोबारा बोलने का मौका दिया जाएगा। हाँ, मुझे मौका दिया जाएगा। अगर रिस्पोंडेंट ने बातें कोई की और कोई ऐसे नए ग्राउंड पैदा कर दिए तो मुझे भी बोलने का बाद में हक दिया जाएगा। रूल है 17 डिसमिसल ऑफ अपील फॉर एपीलांट्स डिफ़ॉल्ट। वो कहता है अगर एपीलांट ने, जिसने मैंने अपील दायर की थी, अब पूरे केस के अंदर पूरे लेक्चर में मैं एपीलांट हूँ, ठीक है, मैं जब भी ये कहूँगा मैंने अपील दायर की थी, आप कहेंगे आसिफ जो एपीलांट है, तो उसमें कहता है कि एपीलांट यानी कि मैं, अगर मैं नहीं आता, ठीक है, मेरा कोई कसूर है, एपीलांट अगर नहीं आया, आपसे लॉ गैट में पूछेगा अगर अपील दायर की और एपीलांट नहीं आता, अब अदालत क्या करेगी। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी है कि अपील डिसमिस अदालत कर सकती है। इसी के अंदर 17 के अंदर दूसरा ये बताया गया कि अगर रिस्पोंडेंट ना आया तो क्या अपील खारिज कर दी जाएगी। देखो, आपको लॉ गैट में उलझा के कहेगा कि एपीलांट नहीं आता तो अपील डिसमिस हो जाती है। अगर रिस्पोंडेंट नहीं आता, दूसरी पार्टी नहीं आती, अब भी जो अपील है वो डिसमिस हो जाएगी। अब अपील डिसमिस नहीं होती, अब अपील क्या होगी, अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी। मैं ना आया, आसिफ ना आया तो अपील डिसमिस, रिस्पोंडेंट ना आया तो अपील डिसमिस नहीं होगी बल्कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाएगी, अपील जारी हो जाएगी, एक तरफा कार्रवाई अमल में लेके आई जाएगी। अब है 18 डिसमिसल ऑफ अपील वेयर नोटिस नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एपीलांट्स फेलियर टू डिपॉजिट कॉस्ट। बड़ा अहम है, यहाँ पे ये कहा गया कि एपीलांट यानी आसिफ ने, मैंने अपील दायर की मगर मैंने सम्मन का रिस्पोंडेंट को भेजने का खर्चा जमा नहीं कराया और उस तक नोटिस नहीं पहुंचा, तो अब अदालत क्या करेगी। अब अदालत क्या करेगी कि अगर इस तरह का अमल के अंदर आया तो अपील जो है ना जमा करवाने के ऊपर अपील खारिज की जा सकती है, अपील खारिज की जा सकती है। अगर मैंने सम्मन का खर्चा जमा नहीं कराया तो मेरी अपील जो है डिसमिस की जा सकती है। अब यहाँ पे लॉ गैट में आपसे एक बात कहेगा, वो ये कहेगा कि एपीलांट ने, आसिफ ने, एपीलांट ने अब जो है नोटिस का खर्चा जमा नहीं कराया और नोटिस जो है वो पहुंचा ही नहीं रिस्पोंडेंट को।
मगर रिस्पोंडेंट को कहीं से खुद पता चल गया या उसके वकील को पता चल गया या वो बाय चांस खुद अदालत में उसी दिन आ गया जिस दिन हेयरिंग चल रही थी। अब वो आया नोटिस की बुनियाद पर नहीं है, वो तो खुद बाय चांस आ गया, मगर उसका कसूर तो है ना, एपीलांट का, आसिफ का कसूर तो है कि उसने नोटिस का खर्चा नहीं दिया था, वो तो बाय चांस आया। क्या अभी भी उसके आने के ऊपर मेरा जो है अपील डिसमिस कर दी जाएगी? अब डिसमिस नहीं की जाएगी। तो ठीक है, अगर मैंने खर्चा जमा नहीं कराया और जो रिस्पोंडेंट नहीं आता तब मेरा मुकदमा जो है, मेरी अपील जो है वो डिसमिस हो जाएगी। अगर मैंने खर्चा जमा नहीं कराया और बग़ैर नोटिस के खुद ब खुद रिस्पोंडेंट आ जाता है, अब मेरी अपील जो है वो खारिज नहीं की जाएगी। अब है 19, री एडमिशन ऑफ अपील डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट। ये बड़ा अहम है 19। इसके अंदर आपको लॉ एक्ट के अंदर ये कहेगा कि जो 11(2) रूल 11 और उसका सब रूल 2 के तहत या रूल 17 के तहत या रूल 18 के तहत अगर अपील खारिज कर दी गई थी, लॉ एक्ट में क्या कहेगा, रूल 11(2), 17 और 18 के तहत आपकी अपील खारिज हो चुकी थी, अब क्या ये अपील दोबारा बहाल हो सकती है? आप कहेंगे हाँ, ये दोबारा बहाल हो सकती है। क्या, कैसे हो सकती है? कि दोबारा उसका जो है अदालत उससे कॉस्ट लेकर भी उसको अपील को बहाल कर सकती है, बगैर कॉस्ट के भी बहाल कर सकती है। तो अदालत को उसको माकूल वजह बतानी पड़ेगी, मैंने ऐसा क्यों किया था। तो अगर अदालत को मुतमिन कर देता है तो अदालत कॉस्ट लेकर उसकी अपील को बहाल कर सकती है। अब रूल 19 में ही आपसे ये पूछेगा कि क्या अदालत कॉस्ट लिए बगैर भी उसकी अपील जो है वो बहाल कर सकती है? हाँ, कर सकती है। एक तीसरा लॉ एक्ट के अंदर आपसे 19 से ही पूछेगा कि जब ये अपील बहाल होगी तो इसके ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट का जो है सेक्शन 5 अप्लाई होगा। आप कहेंगे इस पे भी अप्लाई होगा। रूल 20, पावर टू एडजॉर्न्ड हेयरिंग एंड डायरेक्ट पर्सन अपेयरिंग इंटरेस्टेड टू बी मेड रिस्पोंडेंट। अब यहां पे ये कहा गया कि अगर कोई शख्स डिक्री का, आपसे लॉ एक्ट में कहेगा रूल 20 के अंदर, अगर कोई शख्स डिक्री का पार्टी था मगर वो अपील में पार्टी नहीं है, ठीक है, लॉ एक्ट में कहेगा अगर एक शख्स डिक्री, जब पिछली अदालत ने जो डिक्री जारी की थी उसमें तो वो शख्स पार्टी था, मगर आसिफ ने जब अपील दायर की तो आसिफ ने उस एक शख्स को जो है उसको पार्टी नहीं बनाया, तो क्या अदालत ऐसा कर सकती है कि एपीलांट ने, आसिफ ने तो उसको पार्टी नहीं बनाया मगर अदालत ये ज़रूरी समझे कि उसको पार्टी बनाना चाहिए था, तो अदालत उसको पार्टी बना सकती है? हाँ, अदालत उसको नोटिस जारी करेगी कि तुम भी अब अदालत में आओ, तुम भी पार्टी हो, अदालत ऐसा कर सकती है। अब है 21, री हेयरिंग ऑन अपील। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया कि अगर एक्स पार्टी बहाल हो जाएगी, अगर उसमें ये कहा गया री हेयरिंग ऑन, 21 रूल में क्या कहेगा, री हेयरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट अगेंस्ट हुम एक्स पार्टी डिक्री मेड। 21 में ये कहा गया कि अगर मैंने अपील दायर की और वो रिस्पोंडेंट नहीं आता और उसके खिलाफ, लॉ एक्ट में कैसे कहेगा रिस्पोंडेंट नहीं आता, उसको नोटिस भी जारी किया गया था और वो नहीं आया, लॉ एक्ट में ऐसे कहेगा, स्टेटमेंट बना के देगा, और रिस्पोंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी जो है वो डिक्री कर दी जाती है, एक्स पार्टी डिक्री उसके खिलाफ कर दी, एक तरफा डिक्री उसके पास उसके खिलाफ जारी कर दी जाती है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जारी हो जाती है, तो क्या वो अदालत को मुतमिन कर दे तो क्या उसकी एक्स पार्टी जो डिक्री थी वो टूट जाएगी, उसको सेट असाइड किया जा सकता है? आप कहेंगे हाँ, अगर वो अदालत को यकीन दिला दे तो शेल के साथ, ठीक है, यहाँ पे शेल के साथ, कोर्ट शेल रीहेयर द अपील ऑन सच टर्म एज टू कॉस्ट और अदरवाइज एट इट थिंक फिट टू इम्पोज अपॉन हिम, कि कोर्ट को अगर वो मुतमिन कर दे तो कोर्ट पे लागू हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा, शेल के साथ, मेनी अब शेल के साथ यहाँ पर, तो शेल के साथ कोर्ट क्या करेगी, या तो कॉस्ट डालकर उस पर रकम आयद करके या बगैर रकम के भी री हेयरिंग करेगी, अपील को दोबारा सुनना शुरू कर देगी। अब इसमें भी ये पूछेगा रूल 21 में कि इस पर भी लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 जो है वो लागू होता है, कहेंगे यहाँ पे भी लागू होगा। आगे है रूल 22, इसमें यह कहा गया कि अपॉन हेयरिंग रिस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री। इसमें यह कहा गया कि हेयरिंग के दौरान कोई भी शख्स जो पार्टी हो या कोई भी शख्स जो उस डिक्री के अंदर इंटरेस्टेड हो, वो क्या कर सकता है, 1 महीने के अंदर अंदर आकर अपना एतराज़ उसके अंदर
कोर्ट को बता सकता है। अब देखो लॉ एक्ट में कैसे पूछेगा, रूल 22 को वो ये कहेगा एक शख्स पार्ट जो है वो रिस्पोंडेंट है, या एक शख्स ऐसा जो रिस्पोंडेंट तो नहीं है मगर वो इफेक्टिव हो सकता है उस डिक्री से, क्या वो दौरान हेयरिंग वो ऐसा कर सकता है कि वो आकर अपना एतराज़ जमा करवा सकता है, और कितने दिनों के बाद जमा करवा सकता है? आप कहेंगे हाँ, कोई भी शख्स जो रिस्पोंडेंट हो या कोई भी ऐसा शख्स जो उस डिक्री से जो अपील जो कोर्ट है उसने अगर डिक्री जारी की और उससे वो मुतासर होगा, उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो वो शख्स क्या कर सकता है, 1 महीने के अंदर आकर वो कोर्ट को अपना एतराज़ जमा करवा सकता है। अब आपसे लॉ एक्ट में रूल 22 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछेगा, ये जो एतराज़ जमा कराएगा ये किस सूरत में होगा? आप कहेंगे ये भी मेमोरेंडम की शक्ल में होगा, जिस तरह हमने अपील मेमोरेंडम की शक्ल में लिखी थी ना, तहरीरी शक्ल में। कैसे कि हमने उसको तहरीरी शक्ल में लिखा था, पैराग्राफ की शक्ल में लिखा था, कंसेक्टिव नंबर 1 2 3 पैराग्राफ डाल के लिखा था। सेम उस तरीके से ये भी लिखेगा, उस पर दस्तखत भी करेगा, अपने करेगा या अपने वकील के करेगा, सेम वही करेगा। इस पर भी रूल 1 अप्लाई होगा। तो आपसे यहाँ पे पूछ सकता लॉ एक्ट में कि जो रूल 22 के तहत जो कोई शख्स एतराज़ जमा कराता है तो क्या वो किस शक्ल में लिखता है? मेमोरेंडम की शक्ल में। फिर पूछ सकता है उस पर रूल 1 अप्लाई होता है, ऑर्डर 41 का उस पर रूल अप्लाई होता है, उसी तहत वो लिखेगा। अब है हमारे पास इसी का रूल 23, रूल 3, सब रूल 3, रूल 22 का सब रूल 3 है। अब इसमें यह कहा गया कि अगर उज़रदारी का मेमोरेंडम जमा करवाया और अपील खारिज हो गई। हाँ, अब यहाँ पे बड़ा अहम है, यहाँ पे बहुत अहम है ये। यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई शख्स, मैंने फॉर एग्जांपल आसिफ ने क्या किया कि मैंने अपील जो है जमा कराई, लॉ एक्ट में कैसे पूछेगा, एक अपीलांट ने अपील जमा कराई, उसी के अपील की दौरान ही दूसरे शख्स ने, रिस्पोंडेंट ने अपना एतराज़, अपना ऑब्जेक्शन जमा करवा दिया कि मुझे इस पर यह एतराज़ है, और आसिफ की अपील खारिज हो जाती है, या मैं अपील वापस ले लेता हूँ, मेरी अपीलें तो खारिज हो जाती है, या मैं अपील वापस ले लेता हूँ, तो अब ये बताएं कि वो जो शख्स ने एतराज़ जमा कराया था उसका एतराज़ सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। 22 के अंदर आपसे ये भी पूछ सकता रूल 22 में कि एपीलांट की अपील या तो खारिज हो जाए या एपीलांट अपनी अपील को विदड्रा कर ले, तो जिस पार्टी ने ऑब्जेक्शन एतराज़ जमा कराया था अब उसका एतराज़ सुना जाएगा या नहीं, उसका एतराज़ सुना जाएगा। अब यहाँ पे एक और आपको रूल 22 के अंदर एक और स्टेटमेंट आपको बनाकर दे सकता है कि क्या पापर जो सूट होता है, पापर सूट किसको कहते हैं? एक शख्स, हम इसको LLB में जाके पढ़ेंगे, वैसे आपने पढ़ा होगा इसके अंदर क्योंकि लॉ गेट आप कर रहे हैं, आपने पढ़ा तो होगा कि पापर सूट किसको कहते हैं कि एक शख्स जिसके पास अदालत की कोर्ट फीस जमा कराने तक के पैसे नहीं हैं, तो आपसे उसको कहते हैं पापर सूट। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या पापर सूट वाले जो लोग हैं वो 22 रूल से फ़ायदा उठा सकते हैं? हाँ, उठा सकते हैं। रूल 23, रिमांड ऑफ केस बाय एपीलांट कोर्ट। इसमें कहा केस का रिमांड का मतलब होता है वापस भेज देना, ठीक है, वापस कर देना। तो इसमें यह कहा गया कि अगर डिक्री देने वाली अदालत ने इब्तदाई पॉइंट पे केस मुकम्मल कर दिया मगर अदालत अपील ने उसको बहाल कर दिया, तो अदालत अपील मिजाज है कि डिक्री वाली अदालत को केस वापस भेजेगी कि असल साबिका नंबर मुकदमे का बहाल करके तहकीक करे। रूल 23 के अंदर आपको लॉ एक्ट में पूछेगा, अगर पिछली कोर्ट ने एक मुकदमे को मुकम्मल कर दिया, ठीक है, इब्तदाई पॉइंट के ऊपर मुकदमे को मुकम्मल कर दिया, बेसिक पॉइंट पे मुकदमे को मुकम्मल कर दिया, उसका फैसला कर दिया, मगर अपील कोर्ट ने, एपेलेट जो कोर्ट है उसने उसको क्या किया, उस मुकदमे को बहाल क्या कर सकती है? हाँ, वो क्या कर सकती है? एपेलेट कोर्ट क्या कह सकती है, उस लोअर कोर्ट को जिसने मुकदमे का फैसला कर दिया उसको हुक्म दे सकती है कि तुम मुकदमे को वही वाला पिछला नंबर देकर, हर मुकदमे का ख़ास नंबर होता है, वही मुकदमे का नंबर देके इस मुकदमे को दोबारा बहाल करो, उसको रिमांड कर सकती है। यानी सिंपल वर्डिंग में आपसे पूछेगा, एपेलेट कोर्ट क्या जिस कोर्ट ने डिक्री जारी की थी उसको केस रिमांड कर सकती है? आपके रिमांड कर सकती है, और उसको ये कहेगी कि पिछला ही नंबर देके आप उस केस को बहाल करो। रूल 24 के अंदर कहा गया वेयर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशेंट। इसमें यह कहा गया कि अगर रिकॉर्ड मिसल पर माकूल हो तो अदालत अपील मुकदमे का फैसला क्या कर सकती है? नहीं। आपको लॉ एक्ट के अंदर
पूछेगा रूल 25 की स्टेटमेंट इस तरह बनाकर कि अगर एपलेट कोर्ट के पास रिकॉर्ड पेश होता है और उस रिकॉर्ड के ऊपर सफिशेंट ऐसे सबूत हैं, इतने माकूल सबूत हैं कि अदालत अपील उस पर फैसला करना चाहे तो कर सकती है, तो क्या अदालत अपील फैसला कर देगी? आप कहेंगे हाँ, अगर अदालत अपील के पास, एपलेट कोर्ट के पास अगर सफिशेंट जो एविडेंसेस हैं तो वो फैसला कर सकती है। रूल ये 24 के अंदर आपसे पूछेगा, ये मैंने 24 का कहा, ठीक है, 24 का। अब हम पढ़ रहे हैं 25। Where appellate court may frame issue and refer them for trial to court whose decree appealed from। अब यहाँ पे ये कहा कि अगर अदालत अपील इशू फ्रेम करके मातहत अदालत को मजीद ट्रायल चलाने के लिए कहे तो मातहत अदालत उसका ट्रायल ज़रूर चलाएगी। रूल 25 में, अब रूल 25 पढ़ना, अगर मेरी ज़ुबान से रूल पिछले वाले का 25 निकल गया हो तो वो रूल 24 था, सॉरी, ठीक है, तो पिछला रूल 24 था, अब मैं 25 पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अंदर ये है कि रूल 25 के अंदर आपसे ये लॉ गेट में स्टेटमेंट बनाकर देगा कि अगर जो है अपील अदालत ने इशू फ्रेम कर दिया, इशू फ्रेम करके कि क्या वो उस अदालत को जिसने डिक्री जारी की थी उसको या किसी भी मातहत अदालत को मजीद ट्रायल चलाने का कह सकती है, तो आप कहेंगे हाँ, उसको ट्रायल चलाने का कह सकती है। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा क्या वो अदालत अपील अदालत के हुक्म पे ट्रायल चलाएगी? आप कहेंगे ट्रायल भी चलाएगी, बल्कि क्या करेगी, ट्रायल चलाकर उसका जो फैसला होगा, अपनी जो फाइंडिंग होगी वो भी साथ देगी। क्या? ट्रायल भी चलाएगी, और जो उसको उस ट्रायल के दौरान जो वो अपनी फाइंडिंग करेगी, जो अपना फैसला सुनाएगी, जो अपनी आर्गूमेंट बताएगी कि मुझे इस ट्रायल के अंदर ये मिला, वो भी बताएगी। और पूरी रिपोर्ट एपलेट जो कोर्ट है, उस एपलेट कोर्ट को क्या करेगी, अपील वाली कोर्ट को पूरी रिपोर्ट भेजेगी कि मैंने आपका ट्रायल चलाया, चलाने के बाद मुझे ये चीज़ें मिल गई हैं और मेरा इसके ऊपर नज़रिया ये है, मेरी फाइंडिंग इसके ऊपर ये, उसको भेज देगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपसे लॉ गेट के अंदर पूछ सकता है इसी रूल 25 में कि क्या इजाफी शवाहिद जो हैं, एडिशनल एविडेंसेस जो है वो लिए जा सकते हैं? क्या एडिशनल एविडेंसेस जो है अदालत जब इशू फ्रेम करके, लॉ गेट में कहेगा अदालत, एपलेट अदालत ने, अपील वाली अदालत ने जो है वो इशू फ्रेम की है, इशू फ्रेम करने के बाद किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट पर या उस कोर्ट को जिसने डिक्री जारी की थी उसके पास उस केस को दोबारा भेजा कि आप इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो, इस ट्रायल को दोबारा चलाओ, रीट्रायल करो। तो रीट्रायल करते वक्त क्या अपील वाली अदालत ये कह सकती है कि आप नए शवाहिद भी ले लो, नए एविडेंस जो है एडिशनल एविडेंस ले लो? हाँ, वो कह सकती है। तो 25 के अंदर अहम पॉइंट क्या है कि अपील वाली अदालत क्या कर सकती है, जिस अदालत ने डिक्री जारी की थी उसको या मातहत अदालत को ये भी कह सकती है कि तुम नया ट्रायल चलाओ, वो ज़रूर ट्रायल चलाएगी। ये भी कह सकती है कि तुम नए शवाहिद लो, नई एविडेंस लो, इजाफी एडिशनल एविडेंस लो, वो ये भी करेगी। फिर वो क्या करेगी, नया ट्रायल चलाकर जो उसने फाइंडिंग की होगी, जो कुछ उसने उसका अक्स निकाला होगा, जो रिपोर्ट उसने मुरत्तब की होगी, वो सारी मुरत्तब प्लस अपने व्यू कि मेरे इस पर क्या नज़रिया है, वो सारा का सारा एपलेट कोर्ट में जमा करा देगी। अब है हमारा रूल 26, फाइंडिंग एंड एविडेंस टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड। उसमें यह कहा गया कि नए शवाहिद पर अगर एतराज़ है तो मुकर्ररा वक्त के अंदर अपील अदालत में एतराज़ उठाए जा सकते हैं। आप इसमें यह कहा गया रूल 26 के अंदर आपको लॉ गेट में स्टेटमेंट बनाकर देगा, अगर जो एडिशनल एविडेंस लिए गए थे, कोर्ट ने जो एडिशनल एविडेंस लिए, अगर उस एडिशनल एविडेंस पे किसी पार्टी को एतराज़ है तो क्या वो अदालत अपील में उस एतराज़ के बारे के अंदर एतराज़ कर सकता है कि मुझे जो एडिशनल एविडेंस है मुझे उस पर एतराज़ है? हाँ, वो कर सकता है। अब इसके अंदर एक और जो है, अब अगला पढ़ रहे हैं रूल 27, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंसेस इन एपलेट कोर्ट। इसमें यह कहा गया कि अदालत जो है, एपलेट जो कोर्ट है, वो एडिशनल एविडेंस उसके पास पेश किए जा सकते हैं। वो किस किस कंडीशन का था, पहले यहाँ पे देखते हैं कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री सबूत जो है, अगर साबका कोर्ट ने पहले कोई शवाहिद ना लिए, ठीक है, तब अदालत अपील जो होगी
या दौरान कार्रवाई ज़रूरी समझे तब वजह बताकर सबूत ले लेगी। यानी इसमें यह कहा गया कि अगर पिछली कोर्ट ने कोई सबूत ना लिए थे, पिछली कोर्ट जो थी उसने कोई सबूत ना लिए, तो एपेलेट कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, ओरल एविडेंस भी मांग सकती है, और क्या नाम है, एडिशनल तौर पर ओरल एविडेंस भी मांग सकती है, एडिशनल तौर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मांग सकती है कि वो ज़रूरी समझे। अब लॉ एक्ट में कैसे पूछेगा, रूल 27 को, रूल 27 को ये पूछेगा कि जो एपेलेट कोर्ट जो है, अपील वाली जो अदालत है, वो अगर दौरान कार्रवाई समझे कि मुझे नए सबूत लेने चाहिए, तो क्या वो एडिशनल सबूत ले सकती है। अगर वो सबूत पिछली अदालत ने ना लिए थे, आप कहेंगे वो ले सकती है। अब एक और बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पे आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा, जब वो ये सबूत लेगी, एडिशनल सबूत लेगी, तो अब क्या वो एडिशनल सबूत लेने की वजह लिखेगी एपेलेट अदालत, अपील वाली अदालत जो ने उसने सबूत लिए हैं, एडिशनल एविडेंस लिए हैं, उनके मुतालिक लिखेगी, वजह लिखेगी मैंने ऐसे क्यों किया। हाँ, वो लिखने की पाबंद है, वो लिखेगी मैंने ऐसे सबूत क्यों लिए थे। अब यहाँ पे है रूल 28, मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंस। इजाफी जो सबूत है, एडिशनल एविडेंस अदालत कैसे ले सकती है। जो एडिशनल एविडेंस है, आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा एडिशनल एविडेंस किस तरीके से लिए जाते हैं, आप कहेंगे अपील वाली, आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा कि अपील वाली अदालत खुद भी एडिशनल एविडेंस ले सकती है, आप कहेंगे ले सकती है। अगला सवाल इससे पूछेगा आपसे रूल 28 के अंदर, क्या अपील वाली अदालत उस अदालत को डायरेक्शन दे सकती, हिदायत दे सकती, जिसने डिक्री जारी की थी कि तुम एडिशनल सबूत लो, तो हाँ, अदालत उस जो अपील वाली अदालत उस अदालत को भी हिदायत जारी कर सकती है जिसने डिक्री जारी की थी कि तुम एडिशनल सबूत लो। तीसरा एक और सवाल बना सकता है, अपील वाली अदालत अपने मातहत किसी भी अदालत को ये कह सकती है कि तुम एडिशनल सबूत लो। ये बड़ा कीमती है कि अपील वाली अदालत किसी भी और मातहत अदालत को जिसने डिक्री जारी नहीं की थी उसको भी कह सकती है कि तुम एडिशनल सबूत लो। हाँ, उसको भी कह सकती है। अब है 25, पॉइंट टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड। जब अदालत सबूत लेगी तब उन पॉइंट जिन पर सबूत लिए हैं उन्हें मखसूस करेगी और वाजिया कर देगी। 29 में क्या कहा गया, आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा जो अदालत ने इजाफी पॉइंट लिए उनको हाईलाइट करेगी। हाँ, उनको हाईलाइट करेगी, उनको मखसूस कर देगी, उनको डिफाइंड करेगी, उनको बताएगी मैंने ये क्यों लिए, मखसूस करके वाजिया करेगी कि ये मैंने पॉइंट इजाफी लिए हैं। अब है रूल 30, जजमेंट इन अपील। हम पढ़ने जजमेंट व्हेन एंड वेयर प्रोनाउंस्ड। इसमें यह कहा गया कि जजमेंट जो है, अदालत अपील अब अपना फैसला कब सुनाएगी। देखो, मैंने अदालत के अंदर, अब थोड़ा सा प्रोसेस सुन लो, मैंने अदालत अपील के अंदर अपील दायर की, आसिफ एपीलांट है, मैंने उस शख्स के खिलाफ अपील दायर की, वो रिस्पोंडेंट है। अदालत अपील ने अगर मैं हाजिर हुआ, कोई मिस्टेक देखी, तो अदालत क्या कर सकती है, मेरी अपील को खारिज कर सकती है। ठीक है, मेरी कोई अपील को बगैर सुने भी, आपसे लॉ एक्ट में पूछ सकता है, बगैर सुने भी अब एपीलांट ने कोई अपील दायर की और अपील वाली अदालत को यह लगता है कि यह अपील नहीं बनती, तो बगैर सुने भी अपील वो खारिज कर सकती है, आप कहेंगे हाँ, डिसमिस कर सकती है। अगर अदालत ने मेरी अपील डिसमिस नहीं की, अब अदालत क्या करेगी, अब आगे प्रोसेस क्या होगा, अदालत ये करेगी कि जो मुखालिफ पार्टी है उसको नोटिस भेजेगी, तुम इस डेट को आओ, आने के बाद दोनों पार्टियों को सुनेगी। अगर उस पार्टी ने, मेरी मुखालिफ पार्टी ने कोई ऐसी बात कह दी कि जो ग्राउंड मेरे खिलाफ उठता है और मुझे उसका जवाब देना चाहिए, तो अदालत क्या करेगी, एपीलांट को दोबारा हक देगी, तुम उस पॉइंट को उसका जवाब दे सकते हो जो उसने तुम्हारे खिलाफ ये इजाफी पॉइंट उठाया। फिर अदालत ऐसा भी कर सकती है, एपीलेट कोर्ट, कि इस केस को रिमांड भी कर सकती है, दूसरी अदालत के पास भेज सकती है कि इस केस का दोबारा ट्रायल चलाओ और वही वाला नंबर डाल के ट्रायल चलाओ जो उसका साबका नंबर था केस का। अब इसके अंदर यहाँ पे अब हम अगला पढ़ रहे 30वां, कि अब ये सारी कार्रवाई एपीलेट कोर्ट ने कर दी, एडिशनल सबूत भी ले लिए, ट्रायल भी चल गया, या तो खुद चला लिया या मातहत अदालत से चलवा लिया या उस अदालत से चलवा ली जिसने डिग्री पास की थी, ये सारा प्रोसेस हो गया। अब अदालत क्या करेगी, अब जजमेंट कैसे सुनाएगी और कब सुनाएगी। तो लॉ एक्ट में पूछेगा जजमेंट कब सुनाते हैं, आप कहेंगे जब तमाम कार्रवाइयाँ पूरी हो जाएं, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीट, जब तमाम जो है जुडिशियल कार्रवाइयाँ
पूरी हो जाए, एंड व्हेन बोथ पार्टीज हैव बीन हेयर्ड, और जो दूसरी जो दोनों पार्टी वो सुन ली जाएं, उसके बाद क्या कहेगी, अब अदालत अपना जो फैसला सुना देगी। अब आपसे लागत ने पूछेगा क्या उसी दिन फैसला सुनाएगी या अगली डेट भी दे सकती है, एडजॉर्न भी कर सकती है। आप कहेंगे उसी दिन भी सुना सकती है। लागत में क्या कहेंगे, उसी दिन भी सुना सकती है फैसला, और आगे एडजॉर्न करके भी फैसला दे सकती है। अब 31 हम रूल पढ़ रहे हैं, कंटेंट, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ जजमेंट। अब आपसे कहेगा जो फैसला उसने जज ने दिया, अब वो क्या करेगा। सबसे पहले जज क्या करेगा कि पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, वो पॉइंट लिखेगा मैंने क्या क्या इस चीज़ में डिटर्मिन किया। मैंने पूरे केस के अंदर अपील का जो फैसला आता है, 31 रूल ये है, अदालत अपील जो अपना फैसला सुनाती है उस फैसले में क्या क्या होता है। उस फैसले में क्या होगा कि पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, अदालत अपील ये लिखेगी, लागैट में आप क्या लिखेंगे, अदालत अपील क्या लिखेगी, मैंने ये वाले पॉइंट मैंने डिटर्मिन किए, मुझे ये वाले शवाहिद मिले, ये वाली चीज़ें मुझे इसके अंदर से मिली हैं। फिर द डिसीजन देयरअपॉन, और मैंने इन वाले पॉइंट के ऊपर अपना फैसला दिया है। फिर द रीज़न फॉर द डिसीजन, वजह लिखेगी मैंने ये फैसला इन पॉइंट पे क्यों दिया है। फिर क्या लिखेगी, वेयर द डिक्री अपील्ड फ्रॉम इज रिवर्स्ड, अगर तो उसने जो डिक्री थी उसको रिवर्स किया, उल्ट कर दिया हो, या वेरिड, या उसको तब्दील कर दिया हो। द रिलीफ टू विच द एप्पलेंट इज इंटाइटल्ड, या एप्पलांट को जो है उसको कोई क्या किया था, उसने रिलीफ दिया, तो क्या क्या करेगी, अदालत उन पॉइंट को लिखेगी कि मैंने कौन कौन से मुझे पॉइंट मिले। आपसे लागैट में पूछेगा अदालत अपने फैसले में, अपील वाली अदालत जो फैसला करती है उसमें क्या क्या लिखती है, उसमें क्या लिखेगी, अपना वो पॉइंट लिखेगी जिन पॉइंट के ऊपर उसने फैसला किया है। नंबर 2, उसके बाद अदालत ये लिखेगी इसके अंदर कि मैंने को अपना फैसला इन पॉइंट पे क्यों किया, फिर मेरी वजूहात क्या थी, मैंने इस पे ये फैसला किया। फिर ये भी लिखेगी मैंने क्या जो अपील जो डिक्री जारी हुई थी क्या उसका उल्ट कर दिया, या उस डिक्री को तब्दील कर दिया। जो पिछली कोर्ट ने डिक्री जारी की थी उस डिक्री को मैंने तब्दील किया है, उसको आल्टर किया है, उसको रिवर्स किया है, या मैंने कौन सा रिलीफ जो है ये इजाफी मैंने कोई रिलीफ बनता था तो मैंने उसको दिया है एपीलांट को जिसने मेरे पास अपील दायर की थी, ये लिखेगी। अब है रूल 32, व्हाट जजमेंट मे डायरेक्ट, अदालत कौन कौन सी जजमेंट कर सकती है, अपील वाली अदालत को कौन कौन से अख्तियारात हैं। तो अपील वाली पार्टी, अब आपसे लागैट में पूछेगा रूल 32 के तहत एप्पलेट जो कोर्ट होती है, अदालत अपील जो होती है जिसमें अपील दायर करते हैं, उसके पास कौन कौन सी पावर है, वो क्या क्या कर सकती है। वो डिक्री को बहाल कर सकती है, ठीक है, कंफर्म कर सकते हैं कि जो पिछली कोर्ट ने डिक्री जो दी है वो सच दी है, या उस डिक्री को तरमीम कर सकती है, चेंज कर सकती है, या तो कंफर्म कर देगी, बहाल कर देगी, या वेरिंग कर देगी, तब्दील कर देगी, और रिवर्स, या उसको उल्ट कर देगी, उसका रिवर्स कर देगी, कुछ भी कर देगी। आपसे लागैट में ये पूछेगा कि अगर एप्पलेट कोर्ट के ऊपर जाकर, ये बड़ा अहम है, एप्पलेट कोर्ट के अंदर जाकर अगर दोनों पार्टियां, प्लेंटिफ आसिफ भी और जिसके खिलाफ मैंने अपील दायर की थी वो रिस्पोंडेंट भी, ये दोनों जाकर मुतमिन हो जाते हैं कि जज साहब बस हम इस पॉइंट पे मुतमिन हैं, आप चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर जो फैसला कर दें, तो क्या एप्पलेट कोर्ट यहाँ पर भी इन दोनों के कहने पे एक किस्म की कंसेंट डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पर वो कंसेंट डिग्री दे सकती है उन दोनों मुत्तफिक पार्टी की, हाँ दे सकती है। अब है 33, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ अपील। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ अपील यहाँ पे क्या है, आपसे लॉ गेट के अंदर ये पूछेगा कि जिस शख्स ने, आसिफ ने अपील दायर की और उस रिस्पोंडेंट के खिलाफ अपील दायर की, 33 में क्या पूछेगा, रिस्पोंडेंट, एपीलांट और रिस्पोंडेंट, उनके हक में तो फैसला देना ही देना है। क्या अदालत अपील ऐसा कर सकती है किसी ऐसे शख्स के भी हक में फैसला दे दे कि जो उसका हकदार हो? हाँ, ऐसा कर सकती है। अब यहाँ पे लॉ गेट में आपसे एक और चीज़ पूछेगा, अगर साबका अदालत ने 35A के बारे में नहीं सुना या कार्रवाई नहीं की, देखो बड़ा अहम है यहाँ पे 33 के अंदर, वो ये कहेगा, आपको एक स्टेटमेंट बनाकर देगा कि अगर पिछली अदालत ने जो है 35A सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 35A के ऊपर कोई चीज़ नहीं सुनी, एक बंदे ने उस पर पॉइंट उठाया 35A को लेकर और उस पिछली कोर्ट ने उसके बारे में सुना ही नहीं, या सुन तो लिया था मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की,
तो अपील वाली अदालत उसके बारे में कोई हुक्म देगी या नहीं देगी, उसके बारे में नहीं देगी। दोबारा सुन ले, 35A के बारे में पिछली कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की या उसको सुना ही नहीं, तो अब एपीलेट अदालत उसको डील नहीं करती। 34 है डिसेंट टू बी रिकॉर्डेड। ये कैसा होता है, इसको जरा गौर से समझे। कुछ फैसले इस किस्म के होते हैं, आपने देखा होगा, खबरों में देखा होगा कि 5 रुकनी अदालत का जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये फैसला दिया, 3 रुकनी बेंच जो है हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया। जो रुकनी बेंच होता है ना, उनके अंदर से कभी ऐसे फैसले भी आते हैं कि एक फैसले में 5 जज बैठे, उनमें से 4 तो एक फैसले को मान रहे, एक जज उससे मुत्तफिक नहीं हो रहा, वो कहता मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मगर फैसला क्या होगा, क्योंकि एक नहीं मान रहा तो उसकी बात तो नहीं मानी जाएगी। ज़्यादा जजेज फैसले को मान रहे तो बात किसकी माननी जाएगी, जिन्होंने जो ज़्यादा फैसले को मानते हैं, अब उनका फैसला लागू होगा। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा जज था कि मैं फैसला नहीं मान रहा, वो 4 जज मान चुके, अब मैं कौन सा जज कहलाऊंगा, डिसेंट जज कहलाऊंगा। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया डिसेंट जज के बारे में क्या है, इसमें कहा कि आपको लॉ एक्ट में पूछेगा अगर जजेस का बेंचेस बैठा और उसने फैसला किया तो फैसले के एतराज़ वाले जज का एतराज़ लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। लॉ एक्ट में क्या पूछेगा, 34 सेक्शन से रिलेटेड, 34 रूल से रिलेटेड, कि अगर एक फैसले के अंदर, एक मुकदमे के अंदर, एक अपील के अंदर बेंच जजों का बैठा, 4-5 जज बैठे, उनमें से सारे जज एक फैसले पे मुतमिन हो गए, 1 या 2 जज उस फैसले पे मुत्तफिक नहीं हो रहे, मगर मेजॉरिटी मुत्तफिक हो गई। अब जो मुत्तफिक नहीं हो रहे, इनका हवाला क्या फैसले में दिया जाएगा, आप कहेंगे इनका हवाला भी दिया जाएगा, इनकी बात भी लिखी जाएगी और प्लस इनकी वजूहात भी लिखी जाएगी कि मैं क्यों मुतमिन नहीं हुआ, मुझे ऐसा क्या लगा कि मैं मुतमिन नहीं हुआ। अब है हमारे पास 35, डेट एंड कंटेंट ऑफ डिक्री। डिक्री के अंदर हम अब जो डिक्री जारी करेगी एपलेट कोर्ट, जो डिक्री जारी होती है, अब यहाँ पे लिखा कि उस डिक्री के अंदर क्या क्या चीज़ लिखी होती है। उस पर लिखा होगा तारीख, दिन, फैसला, दोनों पार्टियों का अहवाल। तो आपसे लागत है पूछा जो डिक्री जारी होती है उसमें क्या क्या लिखा होता है, उसमें तारीख भी लिखी होगी, दिन भी लिखा होगा, फैसला भी लिखा होगा, दोनों पार्टियां एपीलांट का और रिस्पोंडेंट उनका अहवाल लिखा होगा, और शेल के साथ लिखा होगा कि जो वाज़ेह रिलीफ उन्होंने दिया है, जो रिलीफ दिया वो शेल के साथ लिखो मैंने सर रिलीफ दिया है इसको। ठीक है, अब आपसे लागत ने पूछेगा कि दूसरी कार्रवाइयाँ जो इस पूरी प्रोसेस के दरमियान अपील के दौरान जो हुई थी, वो कार्रवाइयाँ भी अदालत लिख सकती है। आप कहेंगे हाँ, उन कार्रवाइयों का भी लिख सकती है। अब आपसे यहाँ पे लॉ एक्ट में पूछेगा जो रूल 35 के मुताबिक कि फैसले में अपील पे आने वाला खर्च, कि जो फैसला अभी तक पहुँचा उस अपील के दौरान जो खर्च आया है, उस खर्च का कि वो कहाँ से आया, कैसे किया, उसका भी अहवाल दे सकती है और दूसरी पार्टी को दिलवा सकती है। हाँ, उसका अहवाल भी लिख सकती है, दूसरी पार्टी को दिलवा भी सकती है। अब यहाँ पे आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा जो अपील वाली अदालत ने फैसला दिया उस पर जजेस के दस्तखत होना ज़रूरी हैं। आप कहेंगे जजेस के दस्तखत होना ज़रूरी हैं। अब लॉ एक्ट में एक और चीज़ 35 से मुताबिक पूछ लेगा, वो ये पूछेगा जो डिसेंट जज था, फॉर एग्जांपल मैं डिसेंट जज था, मैं उस फैसले को नहीं मान रहा, वो 4 जज मान गए, मैं नहीं मान रहा, अब मैं डिसेंट जज हूँ, क्या मेरे दस्तखत होना ज़रूरी होंगे? हाँ, मैं दस्तखत ना करना चाहूँ तो कोई मसला नहीं है। तो आपसे लॉ एक्ट पूछेगा जो डिसेंट जज होता, जो फैसले से मुत्तफिक नहीं होता, उसके भी अपील वाली डिक्री में दस्तखत होना ज़रूरी है। आप कहेंगे कर दे तो उसकी मर्ज़ी, ना कर दे तो ज़रूरी नहीं होते। अब है हमारे पास रूल 36, कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड। कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्रीज टू बी फर्निश्ड। यहाँ पे आपसे लॉ एक्ट पूछेगा जो फैसला आया उस फैसले का की कॉपी अदालत जो पार्टी मांगे तो उसको दे सकती। आप कहेंगे हाँ, खर्चा लेकर जो पार्टी उसको मांगे तो वो उसको दे सकती, उसको देगी। 37 रूल और आखिरी रूल है आज का कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री टू बी सेंट टू कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड फ्रॉम। इसमें यह कहा गया कि जो फैसला अपील वाली अदालत ने दिया, आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा रूल 37 के अंदर अदालत के अंदर अपील दायर हुई और अपील वाली अदालत ने फैसला दे दिया। अब ये जो फैसला इसने दिया, अब ये क्या करेगी? क्या पिछली अदालत जिस अदालत के खिलाफ इसने फैसला दिया है, जिस अदालत की डिक्री के खिलाफ इसने फैसला दिया, उसके साथ अब क्या वो करेगी? अब क्या करना उसके साथ? तो वो क्या करेगी, जिस अदालत के खिलाफ उसने फैसला दिया
उसके साथ उसके पास फैसले की कापी भेजेगी और उसको क्या कहेगी कि मेरा अब ये फैसला अपने उस मुकदमे के साथ, जो ये मुकदमा था, इसको रजिस्ट्रेशन वही वाला नंबर देकर इसको उसके साथ अटैच कर दो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ सकता है, 37 रूल को, आखिरी रूल को क्या पूछ सकता है कि अपील अदालत, क्या नाम है, लॉ गेट में ये आपको स्टेटमेंट बनाकर देगा कि अपील वाली अदालत ने अपना फैसला दे दिया। अब ये फैसला क्या उस कोर्ट के पास भेजेगी जिस कोर्ट ने डिक्री जारी की थी और जिस डिक्री के खिलाफ ये फैसला आया है। हाँ, चाहे उस अदालत की डिक्री के खिलाफ फैसला आए या उस डिक्री के हक में आए, अदालत क्या करेगी, अब उस मातहत अदालत को जिसने डिक्री जारी की थी, अपील वाली अदालत उसके पास उसकी फैसले की कापी भेजेगी और उसको हिदायत देगी, इस कापी को तुम असल मुकदमे के साथ सिविल नंबर जो है वो दर्ज लिखकर, इसको सिविल सूट नंबर देकर इसको साथ अटैच कर दो। हमने यहाँ तक जो है वो हमने क्या पढ़ लिया, हमारा आज CPC ख़त्म हो चुका, 20 नंबर का CPC ख़त्म हो चुका। आज तक की वीडियो में आपके 56 नंबर तैयार हो चुके। आपने ये 56 नंबर जो है अब 40 नंबर की हो चुकी है। तो अब क्या किया जाए, चलो अच्छा देखते हैं। ठीक है, अब हमारे जो है CPC की वीडियो ख़त्म हो चुकी, अभी तक 56 नंबर हमने तैयार कर लिए हैं। ये अब जो अगली वीडियो जो है, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हम QSO का वो वाला पोर्शन पढ़ा रहे हैं, उसका आर्टिकल 77 से लेकर 89 तक पढ़ा रहे हैं, जो हम उसमें बताना भूल गए थे, तो इसमें से देख लेना। 77 में ये कहा गया रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। उसने ये कहा, 77 में ये कहा गया कि अगर पैराग्राफ A के तहत, ठीक है, पैराग्राफ जो हमने 76 है उसका पैराग्राफ A के तहत अगर कोई पैराग्राफ A के मुताबिक पार्टी या वकील को नोटिस देंगे कि कब हम सेकेंडरी एविडेंस जमा करवा रहे हैं। दोबारा देखें, 77 के अंदर ये कहा गया कि जब भी हम 76 के पैराग्राफ A के तहत, वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख रहे हैं ना, 76 में मैंने क्या कहा, तो 76 के पैराग्राफ A के तहत हम जब सेकेंडरी एविडेंस जमा करवाते हैं तो हम पार्टी को या उसके मुखालिफ या उसकी पार्टी के वकील को हम नोटिस देंगे कि हम सेकेंडरी एविडेंस जमा करवाना चाहते हैं। लॉ गेट में आपसे पूछेगा, आप 76 के पैराग्राफ A के तहत आप सेकेंडरी एविडेंस जमा करवाना चाहते हैं, तो क्या आप पार्टी को या उस पार्टी के वकील को नोटिस देंगे? आप कहेंगे ज़रूर देंगे। अब इस 77 के अंदर आपको एक और लॉ गेट में पूछेगा कि नोटिस देने की कब ज़रूरत नहीं। याद रखना, जब भी हम सेकेंडरी एविडेंस जमा कराते हैं तो हमें दूसरी पार्टी को नोटिस देना पड़ता है, या तो उस पार्टी को या उसके वकील को। अब यहाँ पे 77 के अंदर एक और नीचे को और बात कर देगी, नोटिस देने की कहाँ कहाँ ज़रूरत नहीं होती। तो आप लॉ गेट में क्या कहेंगे, इन जगह पे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। पहला, दस्तावेज़ खुद नोटिस हो, ऐसा दस्तावेज़, ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमने अदालत में पेश करना, जिसका सेकेंडरी एविडेंस पेश करना है, वो खुद ब खुद एक नोटिस हो, तो हमें नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं है। या जब मुखालिफ अपोजिट पार्टी जानती हो कि इससे जो है ये डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, तब हमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्या, या तो वो दस्तावेज़, वो डॉक्यूमेंट खुद नोटिस हो, या मुखालिफ पार्टी जानती हो कि मुझे इसकी जो है डॉक्यूमेंट पेश करने, तब भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। जब मुखालिफ पार्टी ने अगर धोखे के ज़रिए से कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं, मुखालिफ पार्टी ने धोखे के ज़रिए कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं, तब भी हमें उसका नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, जब मुखालिफ पार्टी की तरफ से कोर्ट में जमा हो, आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि, अब इस तरह लॉ गेट में पूछेगा कि अगर वैसे तो हमें सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले, देखो दोबारा इसको गौर से देखें, लॉ गेट में पूछेगा कि वैसे तो सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले हमें मुखालिफ वकील को, अदालत में सेकेंडरी एविडेंस जो देते हैं, हमें मुखालिफ वकील को और या उसकी पार्टी को नोटिस देना पड़ता है। यहाँ आपसे पूछेगा, अगर जो डॉक्यूमेंट खुद बजाते खुद एक नोटिस हो, तो उसके बारे में हम नोटिस देंगे या नहीं देंगे? तो अब देने की ज़रूरत नहीं। या आपसे पूछेगा, अगर मुखालिफ पार्टी ये जानती हो कि उसने क्या नाम है ये डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, अब नोटिस देने की ज़रूरत है? आप कहेंगे नहीं। तीसरा आपको स्टेटमेंट बनाकर देगा, अगर मुखालिफ पार्टी ने डॉक्यूमेंट धोखे से लिए थे, अब भी हमें नोटिस देने की ज़रूरत है? आप कहेंगे नहीं। आपसे फिर पूछेगा कि जब मुखालिफ पार्टी की तरफ से वही डॉक्यूमेंट जिनकी हम सेकेंडरी एविडेंस जमा करवा रहे हैं,
तो वो डॉक्यूमेंट जो मुखालिफ पार्टी ने कोर्ट में जमा करवाए हुए हैं और हम उनका सेकेंडरी एविडेंस जमा कराना चाहते हैं, अब हम उनको उसको नोटिस देंगे नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोर्ट में जमा है। फिर आपसे पूछेगा जब मुखालिफ दूर हो, लॉ एक्ट में पूछेगा जब मुखालिफ पार्टी बहुत दूर हो या कोर्ट कार्रवाई का हिस्सा ही ना हो, तब अब उसको हम नोटिस देंगे। अब उसको भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रूल, इसका आर्टिकल जो है 78 पढ़ रहे हैं, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइंड अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। यहां पे ये लिखा, आपको लॉ एक्ट में पूछेगा आर्टिकल 78 के मुताबिक कि अगर किसी शख्स की लिखाई पर, उसके सिग्नेचर के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो, ठीक है, मुकम्मल तौर के ऊपर या जुज़वी तौर के ऊपर कि इसने लिखा है या नहीं लिखा। लॉ एक्ट में क्या पूछेगा, एक शख्स की मोहर है, उसकी सिग्नेचर है, उसकी राइटिंग, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि ये तो मुकम्मल इसने नहीं लिखे, आसिफ ने मुकम्मल ही ये लेटर नहीं लिखा, या आधा लिखा है आधा आसिफ ने नहीं लिखा। अगर ये वाला मामला है तो उसको साबित करना पड़ेगा, हाँ उसको साबित, मस्ट बी प्रूव्ड, उसको ज़रूर साबित करना पड़ेगा। तो लॉ एक्ट में आपने इस तरह लिखना, मस्ट बी प्रूफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। आगे 79, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। इसमें यह कहा गया लॉ एक्ट में 79 के मुताबिक आपसे पूछेगा जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो हम कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं, उन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो अटेस्टेड दस्तावेज को दो गवाहान जो जिंदा हों और कोर्ट के अंडर में भी आते हों, उनके ज़रिए से हम उसको प्रूफ करवाते हैं कि प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। क्या ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको अटेस्ट होना ज़रूरी था, अगर हम उनको प्रूफ करना चाहें तो कैसे करवाएंगे? तो हम उन दो बंदों के ज़रिए प्रूफ करवाएंगे कि जो जिंदा हों और कोर्ट के ताबे भी हों। अब है हमारे पास इसी में 79 में आपको लॉ एक्ट में एक चीज़ पूछेगा, अगर वक्त ना हो, अगर नहीं वक्त करो, अगर वसीयत ना हो, ठीक है, तो लॉ एक्ट में क्या पूछेगा, वसीयत ना हो और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से रजिस्टर्ड हो, तब बुलाने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं। देखो लॉ एक्ट में क्या पूछेगा, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो होने ज़रूरी थे, अब उसको तस्दीक करने के लिए, उसका प्रूफ निकालने के लिए अदालत, कैसे अदालत में जाते हैं, तो वो अदालत में क्या करेगा, वो दो जिंदा शख्स को बुलाएगी कि आप इसको प्रूफ करें। दूसरा आपसे पूछेगा अगर वसीयत नहीं है, विल नहीं है, ठीक है, तो फिर अदालत जो है, और वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के जरिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तब अब प्रूफ करने की ज़रूरत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आपसे लॉ एक्ट में अब हम रूल 80 पढ़ रहे हैं, 80 पढ़ रहे हैं, उसमें यह कहा गया कि प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। एक हम डॉक्यूमेंट अदालत में जमा करवाना चाह रहे हैं और उसकी तस्दीक करवानी अदालत के मुताबिक ज़रूरी। लॉ एक्ट में क्या पूछेगा, एक आप अदालत में डॉक्यूमेंट जमा करवाना चाह रहे हैं और उसकी तस्दीक ज़रूरी है, मगर वो शख्स नहीं मिल रहे जो तस्दीक करते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? तो आपको अदालत में, लॉ एक्ट में कहेंगे आपको अदालत में साबित करना पड़ेगा या तो वो मर चुके हैं, या साबित करना पड़ेगा वो मिल नहीं रहे, तब अदालत मानेगी, वरना नहीं मानेगी। 81 में कहा गया एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अगर मुसद्दिक़ का दस्तावेज़ कि फरीक का इकबाल काफ़ी होगा कि उसकी तकमील उसने की। 81 के अंदर देखो ये कहा गया कि जिस शख्स ने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया था, वो अदालत के अंदर आके ये कह दे कि हाँ मैंने अटेस्ट किया था, उसका कह देना काफ़ी, यहाँ कह देना काफ़ी है। देखो जिस शख्स ने अटेस्ट किया था, लॉ एक्ट में पूछा इसने अटेस्ट किया था, उसका अदालत में जाके कह देना मैंने अटेस्ट किया था, काफ़ी, आप कहेंगे काफ़ी। 82 प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। आपसे पूछेगा अगर जिस शख्स ने अदालत में आके ये प्रूफ करना था, लॉ एक्ट में पूछेगा जिस शख्स ने आके अदालत में प्रूफ करना था ये डॉक्यूमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने इसकी अटेस्ट किया है, और वो आके इनकार कर देता मैंने किया ही नहीं, मुकर जाता, मुखालिफ पार्टी से मिल जाता, अब क्या करेंगे? तो अब आप कहेंगे हम इसको दूसरे ज़राए के ज़रिए प्रूफ करेंगे। 83 में प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी ज़रूरत नहीं है कि उनको अटेस्ट करवाया जाए। लॉ एक्ट में पूछेगा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनकी अटेस्टेशन कानून रिक्वायर नहीं करता, कानून को ज़रूरत नहीं कि उनको अटेस्ट करवाया जाए, अब उनको आप कैसे साबित करेंगे? तो आप किस तरह साबित करेंगे? जिस तरह वो डॉक्यूमेंट जो अटेस्ट नहीं होते, जिस तरह उनको साबित किया जाता है, इनको भी ऐसे ही साबित किया जाएगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी ज़रूरत अदालत को नहीं है कि इनको अटेस्ट करवा के लाओ,
मगर उनको आप मुकदमे में जमा करवा रहे हैं और आपको ज़रूरत पड़ रही है कि ये वाले अदालत को आप इसको प्रूव ये दें कि हाँ ये डॉक्यूमेंट हैं, ये ओरिजिनल हैं, ये असल हैं, या ये डॉक्यूमेंट इसके अंदर असर रखते हैं, तो आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे? क्योंकि अदालत को तो ज़रूरत ही नहीं कि उनको अटेस्ट करवाएं, तो आप इनको उस तरीके से प्रूफ करेंगे जिस तरीके से एक नॉन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को प्रूफ किया जाता है। 84 में कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड और प्रूव डॉक्यूमेंट। एक शख्स की मोहर लॉ एक्ट में पूछेगा 84 के तहत, आर्टिकल 84 के तहत पूछेगा, एक शख्स की स्टैम्प है, उसका दस्तखत है या उसकी कोई तहरीर है, उसको अदालत किस तरीके से प्रूफ करती है? आप कहेंगे या तो उस लिखाई के ज़रिए से प्रूफ की जाती है कि जो उसकी लिखाई प्रूफ हो चुकी कि ये इसी की है। मिसाल के तौर के ऊपर मेरी एक लिखाई है, ये मेरी ये लिखाई है, ठीक है, तो ये मैं क्या कहता हूँ कि इसमें मैं ये कहता हूँ अपनी लिखाई के अंदर कि ये डायरी मैंने लिखी, अपनी लिखाई मैं मान गया कि मैंने लिखी, या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने प्रूफ कर दिया कि ये आसिफ की लिखी हुई डायरी है। अब एक ख़त मिला, मैं उस ख़त को कहता हूँ ये ख़त मेरा नहीं है। देखो डायरी पे मैं माना हुआ हूँ कि ये मेरी है, उस पर मैं नहीं मान रहा कि वो मेरा है। अब अदालत कैसे प्रूफ करेगी उसको? तो अदालत क्या करेगी? उस ख़त को उठाएगी, मैं जिससे ये माना हुआ हूँ, एडमिटेड मेरा फैक्ट है, इसके ज़रिए मुवाजना करेगी, ये मिलती जुलती है तो अदालत मान लेगी। या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कह दे कि जो ये डायरी आसिफ की ये लिखी है ना, ये आसिफ की लिखी हुई है, ठीक है, तो ये ख़त मुझे ला के दिखाओ, मैं अभी देखता हूँ कि ये आसिफ का लिखा है या नहीं। तो इस तरीके से तो हैंड राइटिंग कैसे जो है वो कंपेयर की जाती है? या तो उस लिखाई से कंपेयर की जाती है जो शख्स ने लिखी हुई हो, ठीक है, और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने कहा ये इसी की लिखाई है, या मैंने खुद मान लिया कि ये डायरी मेरी थी, और फिर कोर्ट क्या करेगी? तूने माना था ना कि ये डायरी तेरी थी, अब इसी डायरी से मैं कंपेयर करके देख रही हूँ ये ख़त तेरा है या नहीं, तो जो मैंने माना था उसके ज़रिए कंपेयर कर देगी। अब है हमारे पास, आपसे इसी 84 में लॉ एक्ट में पूछ सकता है, कोर्ट मौजूदा शख्स को जिसके आसिफ मैं नहीं मान रहा कि ये लिखाई मेरी नहीं है, तो कोर्ट मुझे हुक्म जारी कर सकती है कि मेरे सामने लिखो। लॉ एक्ट में पूछेगा एक शख्स नहीं मान रहा कि ये राइटिंग मेरी नहीं है, तो कोर्ट उसको हुक्म दे सकती है, हाँ आसिफ को कोर्ट हुक्म दे सकती है कि तुम मुझे मेरे सामने लिखो, ये तुम तहरीर लिखो, मैं अभी तुम्हारी इस तहरीर को उठवा के कंपेयर करवाती हूँ। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा जो रूल, जो आर्टिकल 84 है, बड़ा अहम है ये वाली बात कि आर्टिकल 84 जो है ये तरमीम के साथ जो है, नेसेसरी मॉडिफिकेशन के साथ ये फिंगरप्रिंट पे अप्लाई होता है। आप कहेंगे हाँ बड़ा कीमती। देखो लॉ एक्ट के अंदर पूछेगा 84 वैसे तो मोहर के बारे में, स्टैम्प के बारे में, लिखाई के बारे में, दस्तखत के बारे में, मगर क्या 84 वाला रूल फिंगरप्रिंट पे भी अप्लाई होता है? आप कहेंगे फिंगरप्रिंट पे भी अप्लाई होगा, कि उसको भी हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे। कैसे? या तो बंदा मान ले कि ये फिंगरप्रिंट मेरे हैं, या हैंड जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कह दे कि ये फिंगरप्रिंट इसके, तो उसके ज़रिए कंपेयर करके हम मानेंगे। 85 पब्लिक डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं? सबसे अहम याद आप रखना कि पब्लिक डॉक्यूमेंट ये वाली चीज़ें होती हैं। पहला क्या चीज़ है? एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट। एक्ट आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा क्या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है? एक्ट है। रिकॉर्ड ऑफ एक्ट है, किस चीज़ का? ऑफ सुवेरियन अथॉरिटी। सुवेरियन अथॉरिटी का ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है? आप कहेंगे हाँ। वो आपसे पूछेगा कि एक्ट या रिकॉर्ड ऑफ एक्ट है ऑफ ऑफिशियल बॉडी एंड ट्रिब्यूनल्स, आप कहेंगे ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आपसे कहेगा एक्ट या रिकॉर्ड ऑफ एक्ट है पब्लिक ऑफिसर का, या लेजिस्लेटिव का, या जुडिशियल का, या एग्जीक्यूटिव का, ऑफ एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑफ ए फॉरेन कंट्री, या बाहर के मुल्कों का, कि ये वाला सारा का सारा पब्लिक ऑफिसर का, लेजिस्लेटिव का, जुडिशियल का, एग्जीक्यूटिव का, ये एक्ट या रिकॉर्ड ऑफ एक्ट ये पब्लिक डॉक्यूमेंट? आप कहेगा हाँ। एक और चीज़ आपसे इजाफी पूछ सकता है, जो निकाहनामा होता है क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है? आप कहेंगे निकाहनामा पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक। तो निकाहनामा क्या होगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? उसको आप निकलवा सकते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड कीप्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड कीप्ड इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। किसी आपसे पूछ सकता है कि जो पब्लिक रिकॉर्ड है किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट का मगर पाकिस्तान में रखा, पब्लिक रिकॉर्ड है किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट का मगर पाकिस्तान में रखा, आप कहेंगे ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। आपसे पूछ सकता है कि डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी अदालती कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड है तो आप कहेंगे वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है।
फिर आपसे पूछ सकता है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, आपसे कहेगा कि ऐसा रिकॉर्ड जो कोई पब्लिक सर्वेंट अपने पास रखता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कहेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट है। फिर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, आपसे पूछ सकता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द एग्जीक्यूशन वेयर ऑफ इज नॉट डिस्प्यूट, ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसके बारे के अंदर पार्टियां आपस में झगड़ा नहीं करती, डिस्प्यूटेड नहीं है। आपसे लागत ने पूछेगा ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसके बारे में पार्टियां झगड़ा नहीं कर रही, मुत्तफिक हैं, तो वो भी क्या होगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। अब 86 के अंदर क्या आएगा कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहेंगे जो 85 में जो डॉक्यूमेंट कहेंगे ना, इसके अलावा जो बाकी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, जैसे मेरा अपने कोई डायरी लिखी हुई है, मैंने किसी पे ख़त लिख दिया, मैंने कोई नोट्स लिखे, ये क्या चीज़ है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जो पीछे 85 में बताया। 87 में ये कहा गया सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसमें आपसे लॉ गेट में पूछेगा एक पब्लिक ऑफिसर के पास कोई ना कोई रिकॉर्ड है, अब वो रिकॉर्ड किस तरीके से एक बंदा ले सकता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी कैसे ले सकता है, उसकी मुसद्दिका कॉपी हस्ब ज़ाब्ता कैसे ले सकता है। आप कहेंगे उसको पब्लिक ऑफिसर को वो एक प्रिस्क्राइब्ड जो लॉ ने फ़ीस जमा करवाई हुई है, फीस लागू की हुई है, वो फ़ीस जमा करवाएगा। अब वो पब्लिक ऑफिसर क्या करेगा, उसकी नकल देकर उसके नीचे सर्टिफिकेट के नीचे लिखेगा, उसकी रूट के नीचे लिखेगा कि ये जो मैं निकाल कर दे रहा हूँ ये असल की ओरिजिनल नकल है, ये असल का जो है वो सर्टिफाइड कॉपी है। तो क्या आप उसको फ़ीस जमा कराएंगे पब्लिक ऑफिसर को, वो उसकी नकल निकाल लेगा, उस नकल के नीचे क्या सर्टिफिकेट बना कर देगा कि ये जो मैं निकाल के दे रहा हूँ नकल, ये ओरिजिनल के मुताबिक असल की बिल्कुल करेक्ट है, उसके नीचे अपने दस्तखत भी करेगा और साइन भी करेगा। 88 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। अब जो आपने सर्टिफाइड कॉपी लेकर आए हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। 88 में ये कि जो आप सर्टिफाइड कॉपी लेकर आए ये क्या फ़ायदा है, ये असल के मतन को, असल की पूरे डॉक्यूमेंट को ये प्रूफ करेगी। जो आप सर्टिफाइड कॉपी लेकर आए ये क्या करती है, ये उसके मतन को, जो असल के मतन को प्रूफ करती है। आखिरी है हमारा आज इसके लिए जो हमने छोड़ गए थे 89, उसमें ये कहा गया कि प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट, दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। यहाँ पे ये है कि एक्ट, आर्डर, आपसे लागत ने पूछा कि जो एक्ट होता है, आर्डर होता है, ये नोटिफिकेशन होता है सूबाई हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का, उसको आप किस तरह प्रूफ करते हैं। आप कहेंगे उसको हम उसके हेड ऑफिसर के सर्टिफाइड कॉपी के ज़रिए से प्रूफ करते हैं। फिर लागत में पूछेगा जो कानून साज इदारे की कोई ना कोई राइटिंग होती है, उनकी पब्लिकेशन होती है, उसको किसके ज़रिए से प्रूफ करते हैं। आप कहेंगे उसकी जो पब्लिश्ड जर्नल्स जो होते हैं, जो जर्नल जो निकालते हैं, जो रिसाले निकालते हैं पब्लिश्ड, उसके ज़रिए हम प्रूफ करेंगे। फिर आपसे पूछेगा जो एग्जीक्यूशन है, एक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ ए फॉरेन कंट्री, बाहर के मुल्कों की कोई एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव कोई प्रोसीडिंग है, इसको आप किस तरह करेंगे। उसको भी आप क्या कहेंगे, पब्लिश जो उनके जर्नल होते हैं, तो उस जो जर्नल होता है उसके ज़रिए से, यानी पब्लिश जो उनका रिसाला होता है बैरूनी मुल्कों का, उसके ज़रिए उसको प्रूफ करेंगे। फिर आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा जो म्यूनसिपल बॉडी होती है इन पाकिस्तान, ठीक है, उसके आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे। जो म्यूनसिपल बॉडी के कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है उसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि उस लीगल कीपर का सर्टिफिकेट आ जाए, वो ये कह दे कि हाँ ये इस तरह है, तो प्रूफ हो जाएगा। और आखिरी है कि दूसरे ममालिक के पब्लिक दस्तावेज किस तरह प्रूफ होते हैं। दूसरे ममालिक के जो पब्लिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको आप कैसे प्रूफ करेंगे। उसको प्रूफ करेंगे उसके लीगल कीपर के कोई तहरीर के ज़रिए से, या पाकिस्तान कौंसल ने उसको सर्टिफाइड किया हो, या नोटरी पब्लिक ने, या किसी डिप्लोमेट ने उसका सर्टिफिकेट दिया हो कि ये सही है, तो प्रूफ होगा। हमारा CPC ख़त्म हो चुका, QSO ख़त्म हो चुका, हमारा लीगल एथिक ख़त्म हो चुका, और उसके अलावा हमारी जो है 6 नंबर का जो है PPC ख़त्म हो चुका। आज की डेट तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 56 नंबर की तैयारी कर ली है। अब आने वाली वीडियो इंशाल्लाह एक वीडियो होगी, कोशिश यही है, मगर फिर भी वही कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।